हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने किरचॉफ लॉ देखा था। किरचॉफ लॉ के बाद हमारे पास इसमें कुछ थ्योरम्स आती हैं। तो फर्स्ट थ्योरम जो है हमारी वो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम या पारस्परिकता थ्योरम भी कहते हैं हम इसे। इसमें हमें करना क्या है, हमने एक सर्किट लेना है। इस सर्किट में हमने एक तो सोर्स ऑफ ईएमएफ या आपका जनरेटर जिसे आप कहते हो वो लगा रखा है। यहाँ अपने एक अमीटर लगाया हुआ है और बीच में हमने इम्पिडेंसेस ली हुई है। इम्पिडेंसेस के रूप में हम रेजिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटर कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने जनरल नाम दे दिया Z1, Z2, Z3। ठीक है। अब इस सर्किट के लिए जो रिजल्टेंट ट्रांसफर इम्पिडेंस होगा Z1, Z2, Z3 से मिलकर जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, तो जो भी इस सर्किट की रिजल्टेंट ट्रांसफर इम्पिडेंस होगी उसे हम नाम दे देते हैं ZT1, फर्स्ट फिगर की रिजल्टेंट ट्रांसफर इम्पिडेंस। ठीक है। अब हमने एक और फिगर लिया, इसमें हमने क्या किया, जो इधर जो हमारा जनरेटर था वो हमने राइट हैंड साइड में लगा दिया और जो हमारा अमीटर है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया। दैट इज हमने जनरेटर और अमीटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इस सर्किट के लिए भी यहाँ Z1, Z2, Z3 था, यहाँ भी Z1, Z2, Z3 है, तो जो रिजल्टेंट ट्रांसफर इम्पिडेंस होगा ZT2, सेकंड सर्किट का ट्रांसफर इम्पिडेंस, अंतरित प्रतिबाधा, वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब अगर हम स्टेटमेंट है इस थ्योरम का कि किसी द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से युक्त, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है वही Z1, Z2, Z3, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से युक्त द्विटर्मिनल जाल में जनित्र तथा अमीटर को आपस में परिवर्तित करने पर जो अंतरित प्रतिबाधा है वो हमेशा नियत रहती है। तो ये आपको प्रूफ करना है। इन अ नेटवर्क कंटेनिंग बाइलेटरल impedances, the resultant transfer impedance, that is ZT1 and ZT2, always remains constant if we interchange the ammeter and generator। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसके लिए लूप फर्स्ट में करंट मान लिया है हमने I1, और जो भी अमीटर है, अमीटर हमें एक सर्किट का फाइनल करंट नोट करके देता है, तो उसको हमने क्या मान लिया है, I। तो अब फिगर सेकंड में अमीटर इधर है, तो जो सर्किट की करंट है वो किधर होगी, इधर। तो वो सर्किट की करंट हमने I यहाँ मानी है और जनरेटर से आने वाली करंट I1 लूप सेकंड में मानी है। ठीक है। इसके अलावा हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेंगे। हमें पता है करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो P2N ये डायरेक्शन, तो दूसरे लूप में भी P2N यही डायरेक्शन रहेगी। बट इसमें जनरेटर इधर है तो P2N करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इसमें भी अपोजिट, तो इसके रिवर्स हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। ये हमारे पास इसमें दो फिगर है। ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों सर्किट का रिजल्टेंट ट्रांसफर इम्पिडेंस ZT1 एंड ZT2 हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हम सबसे पहले फिगर 1 को लेके चलते हैं। फ्रॉम फिगर 1, यूजिंग लूप लॉ इन लूप सेकंड, सबसे पहले हम उस लूप में लूप नियम लगाएंगे जिसमें हमारा अमीटर कनेक्टेड है, तो हम इसमें लगाएंगे यहाँ पर। तो Z2 के साथ जो करंट है वो कितनी है, Z2 इंटू I2, प्लस Z3 के साथ कितनी करंट है, I, और जो पास वाला आपका सर्किट है उसकी करंट क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में, तो वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव में, क्योंकि इधर देखें हम तो ये तो अपवर्ड जा रही है और ये डाउनवर्ड आ रही है, तो इस लूप में मूव कर रहे हो तो ये वाली करंट क्या होगी, नेगेटिव। तो कैसे लिखेंगे हम इसमें लूप लो, Z2 इंटू I प्लस Z3 इंटू I माइनस ऑफ I1 इज इक्वल टू, लूप सेकंड में आपके कोई जनरेटर नहीं है तो आप उसका वोल्टेज क्या लोगे, 0। Z2 I प्लस Z3I माइनस Z3I1 इज इक्वल टू 0। Z2 प्लस Z3I इज इक्वल टू Z3 इंटू I1। यहां से हम I1 का मान निकाल के रख लेते हैं। I1 कितना होगा, Z2 प्लस Z3 अपॉन
Z3 इंटू आई, इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। अब वापस लूप लो यूज करेंगे, यूजिंग लूप लो इन लूप फर्स्ट ऑफ फिगर 1। लूप फर्स्ट में सबसे पहला इंपिडेंस कौन सा दिख रहा है हमें? Z1। Z1 के साथ करंट कितना है? I1। तो Z1 इंटू I1 प्लस सेकेंड Z3 के साथ जो करंट्स हैं, Z3 I1 तो इसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। अब इस लूप में मूव कर रहे हो तो ये वाली करंट क्या हो गई? अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगी? नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे हम? Z3 के साथ I1 माइनस ऑफ I इज इक्वल टू जो भी सर्किट का वोल्टेज है वो कितना है लूप फर्स्ट का? E। अब यहां से I1 को कॉमन ले लेंगे, Z1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस ऑफ Z3 इंटू I इज इक्वल टू E। यहां से I1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, सो वी गेट Z1 प्लस Z3, I1 की वैल्यू कितनी है? Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 I माइनस ऑफ Z3 I इज इक्वल टू E। I को हमने कॉमन ले लेना है तो अंदर क्या रह जाएगा? Z1 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 माइनस ऑफ Z3 इज इक्वल टू E। ठीक है, अब यहां से आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। इस I को हम इधर ले आते हैं तो ये तो आपका E बाई I इज इक्वल टू, और ये राइट हैंड साइड में ले लेते हैं Z1 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3 माइनस ऑफ Z3 स्क्वायर अपॉन Z3। Z1 Z2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय Z3। तो Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका E अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट। कौन है ये? इम्पिडेंस। कौन सी इम्पिडेंस? फर्स्ट सर्किट की ट्रांसफर इम्पिडेंस, प्रथम सर्किट की अंतरित प्रतिबाधा कितनी होगी? Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिवाइड बाय Z3। इसको दे देते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3। अब हमें करना क्या है? सेम काम हमें सेकंड सर्किट के लिए करना है और इम्पिडेंस को वापस यही लेकर आना है। अगर दोनों इम्पिडेंस सेम है तो हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं फ्रॉम फिगर सेकंड। अब हम फिगर सेकंड ले रहे हैं। फिगर सेकंड में सबसे पहले लूप लो किसमें लगाते हैं? सबसे पहले उसमें लगाओगे आप जिसमें आपने अमीटर कनेक्टेड किया हुआ है। तो कौन से लूप में लगाएंगे हम? लूप फर्स्ट में। तो यूजिंग लूप लो इन लूप फर्स्ट ऑफ विच सर्किट? फिगर 2। ठीक है, तो फिगर 2 में हम लगाते हैं। अब लूप लो के लिए वापस हमारी डायरेक्शन क्या है? इसी डायरेक्शन में चलना है हमें। तो Z1 के साथ करंट कितनी है? I। तो Z1 के साथ में करंट ले लेती हूँ I प्लस नेक्स्ट जो है Z3। तो Z3 के साथ करंट कितनी होगी? I। और ये वाली करंट अगर इसको देखें हम तो ये अपवर्ड जा रही है, ये डाउनवर्ड आ रही है। डाउनवर्ड आ रही है दैट इज ये नेगेटिव होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो Z3 के साथ क्या होगा? Z3 इंटू I माइनस I1 इज इक्वल टू, इस लूप फर्स्ट में कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है दैट इज 0। फिर से Z1 I प्लस Z3 I माइनस ऑफ Z3 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। Z1 प्लस Z3 इंटू I इज इक्वल टू Z3 I1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास?
I1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 अपॉन Z3 इंटू आई, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन 4। नेक्स्ट हमें क्या करना है, लूप सेकंड में लूप लो लगाना है, लूप लो इन लूप सेकंड। अब लूप सेकंड क्या कह रहा है आपका, Z2 के साथ जो आपका करंट है वो कितना है I1, तो Z2 इंटू I1 प्लस लूप सेकंड में नेक्स्ट आपकी इंपिडेंस कितनी है Z3, करंट कितनी है I1, बट अपोजिट करंट है ये। अगर इस लूप में मूव कर रहे हो तो ये करंट तो क्या रहेगी पॉजिटिव, और पड़ोस वाली करंट नेगेटिव, क्योंकि ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड। तो क्या लिखेंगे आप, Z3 इंटू I1 माइनस ऑफ I इज इक्वल टू जो भी सोर्स ऑफ EMF है वो कितना है E, तो Z2 प्लस Z3 I1 minus of Z3I is equal to E. Now substituting value of I1, तो दे देते हैं इसको इक्वेशन 5, substituting equation 4 in 5 we get Z2 plus Z3, I1 का वैल्यू कितना है Z1 प्लस Z3 अपॉन Z3 इंटू I माइनस ऑफ Z3 इंटू आई इज इक्वल टू E। तो यहाँ से I को तो आप कॉमन ले लीजिए, Z2 Z1 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z3 स्क्वायर अपॉन Z3 माइनस ऑफ Z3 इज इक्वल टू E। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एलसीएम लेंगे आप, तो I वही Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस ऑफ Z3 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय Z3 इज इक्वल टू E। यहाँ से इस I को E के डिवाइड में ले जाएं पहले की तरह, तो ये I अपॉन E हो जाएगा। इस I अपॉन E को क्या लिखेंगे हम, इम्पिडेंस, ट्रांसफर इम्पिडेंस ऑफ सेकंड सर्किट, क्योंकि हम सेकंड सर्किट में काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू Z3 स्क्वायर से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिलेगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 एंड डिवाइड बाय Z3। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट ट्रांसफर इम्पिडेंस ऑफ सेकंड सर्किट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ट्रांसफर इम्पिडेंस ऑफ फर्स्ट सर्किट। तो आपने थ्योरम को प्रूफ कर दिया है कि अगर आप किसी बाइलेटरल इम्पिडेंसेस से कनेक्ट सर्किट में अमीटर और जनरेटर की पोजीशन को अगर आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो भी सर्किट की इम्पिडेंस कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, थैंक यू।